नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था अभी शायद एक दिन पहले भी नहीं कह सकते कि जल्द ही हम आपके लिए घर बैठे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की गारंटेड क्लासेस लेकर आ रहे हैं। आप अगर इसके साथ बने रहें तो उम्मीद मैं करता हूं कि जितने भी वीडियोस आप देखेंगे वो आपको एक से एक वीडियो मिलने वाले हैं। आज इसका शुभारंभ हम सबसे पहले एक बहुत ही मजेदार विज्ञान के चैप्टर प्रकाश भाग 1 यानी कि समतल दर्पण, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। समतल दर्पण क्या है इसे बताने की जरूरत नहीं है। जो घरों में हम लोग शीशा यूज करते हैं चेहरे देखने के लिए, वो सामने से बिल्कुल प्लेन यानी कि चिकना होता है और पीछे से क्या होता है, खुरदुरा। और खुरदुरा भी नहीं होता, उस साइड पर हम लाल रंग का पेंट लगा लेते हैं, जिसे हम कौन सा ऑक्साइड बोलते हैं मित्रों, वो है रेड ऑक्साइड का पेंट, जिसके नाम के पीछे से रेड कलर का दिखाई देता है, सामने से चमकीला भाग होता है जिसमें खड़े होकर हम अपना चेहरा देखते हैं। तो ये है हमारा एक समतल दर्पण। अगर कोई पूछे कि सर इसका फोकस कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर हमें दर्पण का फोकस निकालना है, जैसे यही दर्पण है, इसका फोकस निकालना है तो इससे हम लोग ऐसे सर्किल बना लेते हैं, ठीक है, बल्कि कहें इसको गोला बना लेते हैं। इस गोले की त्रिज्या को हम उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जबकि इसका आधा कर देने पर, इसका हाफ ले लेने पर हमें फोकस मिल जाता है r/2। ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम एक समतल दर्पण की बात करें तो इससे आप किसी भी आकार की अगर मैं बात करूं कि गोला कितना बड़ा बनेगा, देखिएगा यही अगर मैं सीधा करना चाहूँ मित्रों थोड़ा सा, तो इसका फोकस लगातार बढ़ने लगेगा, देखिएगा इससे और थोड़ा बड़ा गोला बनेगा। और अगर मैंने थोड़ा सा इस दर्पण को ऐसे कर दिया, इस तरीके से बेंड कर दिया, तो थोड़ा सा और बड़ा गोलेगा, यानी कि जैसे जैसे हम इसको सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा गोले का आकार क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और इससे आप इमेजिन क्यों कर सकते हैं कि अगर एक सीधा दर्पण हो तो उस स्थिति में हमारा ये जो राउंड बनेगा यानी कि गोला बनेगा, उसका आकार इतना बड़ा होगा कि हम कह सकते हैं कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने के बराबर होगा, इनफाइनाइट के बराबर होगा। और अगर r इनफाइनाइट है तो फोकस दूरी इनफाइनाइट का आधा हो जाएगा, और इनफाइनाइट का आधा भी क्या होता है मित्रों, इनफाइनाइट होता है। यानी कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई पूछे आपसे समतल दर्पण का फोकस क्या है, तो जवाब होता है अनंत। अगला, अगर इसका पूछा जाए हमसे इसकी पावर यानी कि क्षमता कितनी होगी, तो क्षमता यानी कि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और 1/ अनंत अगर आप लगा दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये क्षमता क्या है? अगर अब मैं बात करूं किसी समतल दर्पण की और पूछूं क्या वो किसी भी आकार को बढ़ा या घटा सकता है, तो ऑब्वियस आवाज आएगी कि नहीं सर, साइज में इंक्रीमेंट नहीं होगी, इसलिए इसके अंदर क्षमता कितनी है, 0। अब अगर मैं इससे अगले सवाल में पूछूं इसका मैग्निफिकेशन पावर यानी कि आवर्धन क्षमता कितनी होगी, तो आप सभी ने पढ़ा होगा आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला -v/u। अब मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकली मित्रों थोड़ी सी चीज समझाना चाहूंगा। अगर आप किसी दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाए, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, इस पर न्यूमेरिकल भी खूब सारे लगेंगे। अगर कोई समतल दर्पण है, उसमें उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु आकर l दूरी पर खड़ी हो जाए, तो आपको उसका इमेज भी यानी कि उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। और कभी भी अगर आपको दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब मिल रहा है तो ऑब्वियस है वह प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि वो आपके सामने नहीं है, दर्पण के किधर है, पीछे है। अगर प्रतिबिंब हमें दर्पण के आगे मिलता है तो उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कह सकते हैं, ठीक है। अब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई या ये डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं किसी भी वस्तु की दूरी दर्पण से, इसे हम u से दर्शा सकते हैं, तो उसको क्या, v से। और अगर आप गौर करिए तो u यानी कि वस्तु की दूरी विपरीत दिशा में होने के नाते अगर इसे मैं मूल मान लेता हूं तो ये माइनस में होगा, और वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी जो कि दाहिने तरफ है, उस स्थिति में हमारे ये मान किसमें होगा, प्लस में होगा। अगर हम ये उठाकर यहाँ पर रख दें तो +l और नीचे -l रखने के बाद ये दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसीलिए अगर हम किसी समतल दर्पण के सामने 10 मीटर की वस्तु रख दें तो उसका आकार भी 10 ही मीटर प्राप्त होता है, यानी कि आप जितने बड़े हैं उतना ही बड़ा आपको उधर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और दूसरी चीज, जितनी दूरी इधर वस्तु की होगी उतनी ही दूरी उधर दर्पण से उस व्यक्ति की होगी, या उस वस्तु की सॉरी जितने दूरी पर हमारा वस्तु होगा उतना ही दूरी पर इस दर्पण से हमारा प्रतिबिंब भी होगा, यानी कि समान दूरी पर होगा।
अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बन जाते हैं। कुछ तो ऑब्जेक्टिव क्लियर ही हो गए होंगे आपको, जैसे समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत, उसकी क्षमता कितनी होती है, 0, उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है, तो आंसर है धन 1। ठीक। दूसरी और तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट चीज कि कितने दूरी पर प्रतिबिंब मिलता है, तो जवाब है जितने दूरी पर दर्पण से वस्तु मौजूद होगा उतनी ही दूरी पर। तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट चीज कि इस वस्तु का आकार कितना होगा, तो जवाब होगा जितना बड़ा आपका प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है। अभी एक मजेदार क्वेश्चन और बनता है हमारे पास कि अगर हम कोई भी वस्तु ले लें तो हम कितने आकार का, मिनिमम कितने आकार के लेंथ का शीशा लें कि हम उसको पूर्ण रूप से देख सकें। तो इसका छोटा सा जवाब है कि अगर L लंबाई का कोई व्यक्ति है तो उसे L/2 के शीशे द्वारा देखा जा सकता है। अगर आपने ये सारी बातें दिमाग में रख ली है तो आप तैयार है। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई 2.8 मीटर है, उसे पूर्ण रूप से देखने के लिए प्राप्त समतल दर्पण की मिनिमम लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा इस लंबाई का कितना होना चाहिए, आधा, यानी कि 2.8 में आप क्या कर देंगे, 2 से भाग, आंसर हो जाएगा 1.4 मीटर। पॉलिटेक्निक माइल का सवाल है, 2.8 मीटर का लगभग अगर कोई वस्तु है तो उसे देखने के लिए कितना बड़ा शीशा चाहिए, आंसर होगा 1.4 मीटर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा जितनी जानकारियां मैंने दिया है उस पर बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल बनते हैं, उनको ध्यान से सुनिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी है जो 3 मीटर दूर है, या और मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, 12 मीटर दूर है किसी दर्पण से। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, पहला, ध्यान से सुनिएगा, पहला उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ से पूछा मैंने, दर्पण से, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। कभी कभी क्वेश्चन में ध्यान भी दीजिए, कभी कभी सवाल कुछ बैठता है कि प्रतिबिंब जो है उसकी दूरी कहाँ से बता दीजिए, तो जवाब होगा व्यक्ति से या वस्तु से उसकी दूरी बता दीजिए। और इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तीसरा जुड़ जाएगा कि ये वस्तु अगर इसमें 1 मीटर या 2 मीटर कर देते हैं, 2 मीटर पर सेकंड की चाल से दर्पण की तरफ चले, ठीक है, की चाल से वो दर्पण की तरफ चले, चाल से दर्पण की तरफ चले, की तरफ चले, तो 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद वस्तु से व्यक्ति की दूरी, वस्तु से व्यक्ति की दूरी क्या होगी, वस्तु से व्यक्ति की दूरी क्या, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। देखिए कितने अच्छे 3 सवाल बनेंगे। क्या होगी, पहला, एक नॉर्मल स्थिर वस्तु है, उसका प्रतिबिंब उधर बनेगा, उसका दर्पण से दूरी, उसका इस वस्तु से दूरी। दूसरा सवाल ये है, हमारा तीसरा सवाल ये है कि अगर ये चलना प्रारंभ कर दे किसकी तरफ, दर्पण की तरफ, तो आपसे सवाल ये कि 4 सेकंड बाद इस वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो आइए जरा सबसे पहले सवाल का जवाब देते हैं। इधर ध्यान से सुनिएगा और एक एक आंसर का जवाब आपको बड़े ही आराम से समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक व्यक्ति खड़ा है, कितनी दूरी पर खड़ा है यहाँ से, तो जवाब है सर 12 मीटर की। तो ऑब्वियस है अगर ये यहाँ 12 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो थ्योरी कहती है कि यहाँ से 12 मीटर दूरी पर ही इसका यहाँ पर प्रतिबिंब भी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये दूरी कितनी हो गई, 12। अब अपने आप जवाब बता सकते हैं। सवाल संख्या 1 कहता है कि इस दर्पण से इस व्यक्ति की दूरी, आंसर आपके सामने है 12। दूसरा सवाल ये है कि इस वस्तु से उसके प्रतिबिंब की दूरी, तो यहां से आपको दूरी यहां तक लेनी है, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए 12 मीटर में 12 मीटर जोड़ देंगे, 12 इधर 12 उधर, तो आंसर हुआ कितना, 24। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर हमने लगा दिया है हिसाब किताब और दर्पण के से 12 मीटर दूरी पर वस्तु को लिया और इसको चलने के लिए बाध्य कर दिया कि भैया आप 2 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करो, और हमने समय तुमको कितना दे दिया है, 4 सेकंड। अब हर बच्चा इस चीज को अच्छे से जानता है कि प्रारंभ में दूरी तो 12 मीटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर हम 2 मीटर पर सेकंड की चाल से 4 सेकंड तक चले, जिसका संशय हुआ 1 सेकंड में 2 मीटर हम चल रहे हैं, तो 4 सेकंड में कितना चलेंगे। अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो आप ऊपरी समझ सकते हैं। 1 सेकंड में 2
हर 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 4 सेकंड में कितना, 2 2 2 और 2, यानी कि 2 चौका 8 मीटर यहाँ से आप आगे बढ़ चुके होंगे। तो जवाब ये हुआ कि सर यहाँ से 8 मीटर हम आगे आ चुके हैं। तो अब ये बची हुई दूरी, यानी कि अब हम हमारी अंतिम स्थिति यहाँ है और यहाँ से हमारी दर्पण तक की दूरी कितनी बची, तो जवाब है 8 इधर है, कुल दूरी 12 है, 12 में से 8 निकाल लीजिए, बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। तो अब आपकी अंतिम स्थिति क्या है, दर्पण से 4 मीटर दूरी पर आप बैठे हुए हैं। सवाल ये हो रहा है कि यहाँ पर अगर कोई सवाल ये बन रहा है कि इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा यहाँ से, तो प्रतिबिंब भी ऑब्वियस है उतनी दूरी पर, कितने पर, बस तो 4 मीटर दूरी पर यहाँ बना लें इसका प्रतिबिंब। और अब आपसे सवाल जो पूछा है उसका आंसर दे दें कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो 4 इधर और 4 उधर दोनों जोड़ देने पर आंसर आपका कितने के बराबर आ रहा है, 8 मीटर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मित्रों, 3 क्वेश्चन आपने यहाँ पर सॉल्व किए अलग अलग टाइप, ठीक है। उनका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जहां आपको दिक्कत लगे फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं जरूर बताऊंगा। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बहुत पॉपुलर है, वो क्या पूछा जाता है, इसे केवल आपको रट लेना है, बहुत ही सिंपल, कि अगर एक समतल दर्पण को हम थोड़ा सा घुमा दें, टिल्ट कर दें, मतलब ऐसे दर्पण था इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर, चलिए तो हमने टिल्ट कर दिया थीटा डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि जब कोई प्रकाश किरण से लड़ेगी, लड़कर जो वापस जाएगी, आने वाली किरण को अब लड़का जानता है क्या बोला जाता है, आपतित यानी कि इंसिडेंट रे, और जो लड़कर वापस जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। तो अब सवाल ये बनता है कि ये कितने डिग्री से घूम जाएगा, तो इसका आंसर होता है 2 थीटा। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार हमारे पॉलिटेक्निक में पूछा है कि हमारे दर्पण को अगर थीटा डिग्री से टिल्ट यानी कि घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण जो है वो पूर्व स्थिति से कितने का कोण बनाएगी, यानी कि अपने इस प्रारंभिक जगह से कितना, दर्पण से परावर्तित जो किरण है कितने का कोण बनाएगी। तो देखिए ऑब्जेक्टिव है, मैंने बोला कि हमने 10 डिग्री से घुमा दिया, कितने डिग्री से, दर्पण यहाँ पर था, हमने इसको 10 डिग्री से घुमा दिया। क्वेश्चन ये है कि ये जो लड़कर जा रही है परावर्तित अपने दर्पण से कितने का कोण बनाएगी। तो मित्रों देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला, इसी का क्या कर देना, आपको दोगुना कर देना, तो 10 का दोगुना क्या हो जाएगा, 20 डिग्री, आंसर तो। इसी तरीके से एक साल और पूछा गया है, इसको अगर हम घुमा दें 20 डिग्री से तो क्या होगा, तो हमने 20 डिग्री से घुमा दिया, थीटा बराबर 20 डिग्री। क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है कि एंगल कितना होगा, परावर्तित किरण कितना बनाएगी दर्पण से, तो आंसर हो जाएगा सर इसी का दोगुना यानी कि 2 थीटा, तो 2 गुणे 20 आंसर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें बड़ी ही आसानी से समझ में आ रही होंगी और कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रहा होगा, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक चीज और समझना है, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होती है, अगर एक वस्तु v1 चाल से चल रहा है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट v2 चल रहा है, v2 चाल से चल रहा है, अब अगर इनका सापेक्ष चाल पूछे तो आंसर हो जाता है v1 माइनस v2। अब जरा देखिएगा, जब हम दर्पण के केस में आते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, अगर ये आदमी इस तरफ आ रहा है v चाल से, तो इसका प्रतिबिंब इधर आ रहा होगा, यानी कि दर्पण की तरफ ये भी आ रहे हैं, दर्पण की तरफ ये भी आ रहे हैं, ठीक है। ये भी चाल किसकी होगी, इसकी भी, लेकिन दोनों में फर्क, ये आगे की तरफ है तो प्लस कहा जा सकता है, ये पीछे की तरफ है, ये बैक गेयर की तरफ है, इस दिशा में ये राइट की तरफ है, दाहिने हाथ की तरफ, ये बाएं हाथ की तरफ, तो चिन्ह क्या किया, माइनस, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं v1, इसको कह सकते हैं v2, और अगर v1 माइनस v2 आप ले लीजिए तो देखिए v1 का मान v है, v2 का मान माइनस v है, दोनों जोड़कर क्या हो जाएगा 2v। इसीलिए यहाँ पर अच्छा ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है कि अगर किसी भी सवाल में, जैसे आपने थीटा को 2 थीटा से याद कर दिया, वैसे आप वेग को, अगर सवाल बने इस तरीके से कि एक गाड़ी किसी दर्पण में, ध्यान सुनिएगा, एक गाड़ी किसी दर्पण में आ रही है, किसी दर्पण की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उसका प्रतिबिंब इस गाड़ी की तरफ किस सापेक्ष वेग से आ रहा होगा, अंडरलाइन करिएगा, किस सापेक्ष वेग से इसकी तरफ आ रहा होगा। तो अगर ये धन 20 तो ये इधर से आएगा माइनस 20 से, और जब सापेक्ष वेग पूछा जाता है तो दोनों का सबट्रैक्शन यानी कि घटाव ले लेना है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आंसर हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आइए जरा एक छोटी सी एडिशन काफी इंपॉर्टेंट भी है,
और बहुत ज्यादा पूछी जाती है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही आसान रीडिंग है। अगर हम किसी समतल दर्पण के मामले में चले, ठीक है, और वहां पर हम उस पर ध्यान दें तो क्या होता है। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि उसमें लास्ट में विलन किसी शीशे के कमरे में घुस जाता है, उसका कई सारा प्रतिबिंब दिखाई देता है और हीरो समझ नहीं पाता है कि विलन किस रियल सिचुएशन में मौजूद है। बस वही का वैसे ही सवाल का जवाब यहाँ आपको मिलने वाला है। जैसे हमने एक दर्पण यहाँ लगाया, एक दर्पण यहाँ लगाया, इसके बीच में कोई वस्तु रख दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया या व्यक्ति रख दिया, पूछा इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो नॉर्मल देखना आ जाएगा, दो दर्पण है, दो प्रतिबिंब, जबकि ऐसा फैक्ट नहीं है। इसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है। अगर इन दर्पणों के बीच में एंगल थीटा हो तो फॉर्मूला आपको लेना है 360 बटा थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर प्रिकॉशन क्या लेना है वो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपका ये दोनों दर्पण, यहाँ पर जो कैलकुलेशन हमने किया इस एंगल को लेकर, अगर यह पूर्णांक संख्या में आए, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक यानी कि इंटीजर में आए, उस स्थिति में यही आंसर दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ उसमें दशमलव होकर आ रहा है, उस स्थिति में आप अगला पूर्णांक लेंगे। तब ध्यान दीजिए, अगला पूर्णांक लेंगे। जैसे अगर आंसर आपका 7 आया तो ठीक है, बिल्कुल 7 है तो 7 ही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आंसर आपका 7.2 आ गया तो आपका आंसर क्या लिया जाएगा, 8 के रूप में लिया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पुटअप करूं कि हमारे पास 72 डिग्री का कोण बना रहे हैं दोनों दर्पण, कितना वहां पर हमें अगर बीच में कोई बॉल रख दें, गेंद रख दें, जलता बल्ब रख दें तो हमें कितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो आंसर हुआ सर थीटा 72 दिया है, फॉर्मूला लगा 360 बटा 72 माइनस 1। इसको आप काटेंगे, ये 5 बार में से काट देगा। आई होप 5 गुना 10, 5 से 36, 5 में से 1 गया, आंसर क्या आ जाएगा 4। तो आंसर हो गया 4। ये बहुत ही कॉमन सवाल है, 72 डिग्री भी पूछा गया है। एक बार ये भी पूछा गया है कि अगर ये समांतर होते तो क्या होगा। तो अगर दो दर्पण समांतर हैं तो हर किसी को ये मालूम है इस स्थिति में उनके बीच में बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 360 बटा 0 माइनस 1, ऐसे इधर होगा इनफाइनाइट माइनस 1, अनंत से 1 घटाएंगे तो कोई बहुत बड़ा आंसर अनंत पर नहीं पड़ने वाला है, आंसर फिर से क्या आ जाएगा, अनंत। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ये आपस में परस्पर समकोण पर ऐसे लगे हों तब उस स्थिति में कितना हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 360 बटा 90 डिग्री माइनस 1, काट देंगे, 9 चौका 36, आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, 3 के। 4 में से 3 गया 1। और अगर थोड़ा बढ़ाना चाहें तो हम आपसे पूछते कि 44 डिग्री हो तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं, इसको देखिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो ठीक है, इसको आप भाग दीजिए 4 से कम मेरा 4 8 32, 8 बार ट्राई कर लें, 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35। फिर से देख लें, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 3 35। फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 एक बार जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 8.1 में से 1 गया तो 7.1। और अगर 7.1 आ रहा है तो अगला आपको पूर्णांक ले लेना है, इसलिए इस स्थिति में आंसर कितने के बराबर, 8 के लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितने प्रतिबिंब, अगर 44 डिग्री का कोण बन रहा है तो उस स्थिति में हमें एंगल जो मिलेगा वो सॉरी जो प्रतिबिंब मिलेगा उसकी संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो रखा है जो आपका प्रकाश का भाग 1। इसमें अभी हम अगले पार्ट में देखेंगे इसी सिलसिले में कि अगर हम किसी भी समतल दर्पण के सापेक्ष विस्तृत परावर्तन क्या होता है। ये समतल दर्पण का स्वभाव है, वो दाएं हिस्से को बाईं तरफ या बाएं को दाईं तरफ बनाता है। इससे संबंधित सवाल हम देखेंगे। अगर कोई भी मित्र इससे संबंधित सवाल लगाना चाहे तो आई बुक लगभग अरिहंत की बुक हर किसी के पास होगी। वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर आपका 12 और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 18 और साथ में 24 ट्राई कर सकता है। और अगर इसमें जरा भी तकलीफ हो तो मित्रों, तकलीफ की दवा देने के लिए तो हम नहीं
है आप कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट बॉक्स में भेजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी सवाल प्रॉब्लम लग रहा है बुक से देखने पर, अरिहंत की बुक का मैंने एक रिकमेंडेशन दिया है क्योंकि ज्यादातर 80% स्टूडेंट्स के पास ये बुक अवेलेबल है, तो मैंने इसी का रिकमेंडेशन देते हुए सवाल आपको दिया है। अभी इस पर एक समतल दर्पण पर एक भाग और जिसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो ये पढ़ेंगे कि विसरित परावर्तन क्या होता है और दूसरा परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, और पार्श्व विस्थापन क्या होता है। सॉरी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बोला, पार्श्व विस्थापन होता है किसी भी दर्पण, समतल दर्पण का गुण जिसमें वो दाएं भाग को बाईं तरफ और बाएं को दाईं तरफ बनाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और वीडियोस देखते रहें।